नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, चाहे आईबीपीएस, चाहे एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उससे संबंधित हम प्रश्नों को रोज़ाना हम लेके आते हैं। तो आज शुरू करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड क्लास है। इसमें देखते हैं जो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे सब एनिमल हस्बेंड्री से रहेंगे। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा सभी विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गाय की थारपारकर नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ है। ठीक है, आपको बताना है कि गाय का जो थारपारकर नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान यानी कि उद्गम स्थान कहाँ पर माना गया है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा या हरियाणा के गुड़गांव जिले में। दूसरा है राजस्थान के जोधपुर जिला। तीसरा ऑप्शन है हमारा पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। चौथा ऑप्शन है राजस्थान का थार प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि पाकिस्तान का सिंध प्रदेश जो है ये गाय यानी कि थारपारकर जो नस्ल है गाय की, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन पाकिस्तान के सिंध प्रदेश। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भैंस की कौन सी नस्ल का सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। ठीक है, अगर आप लोग कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन हम बताए थे कि मतलब सबसे लंबा जो दुग्ध काल होता है किस भैंस की नस्ल का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में महसाना है, दूसरा है जाफराबादी, तीसरा है तराई, चौथा ऑप्शन है साउथ केनारा। तो इन चारों में से बताइए कौन सी ऐसी भैंस की नस्ल है जिसका दुग्ध काल जो है यानी कि सबसे अधिक दिनों तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैसाना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका दुग्ध काल जो होता है मेरे दोस्त यानी कि 325 दिन तक ये दूध देती है। ठीक है, 325 दिन तक ये दूध देती है। उसके बाद जाफराबादी की बात कर लेते हैं। जाफराबादी का दुग्ध जो उत्पादन होता है ये कितने दिन तक देती है? 300 दिन तक दूध का उत्पादन करती है। ठीक है, 300 दिन तक इसका रहेगा, बाकी 325 दिन तक मैसाने का होता है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली। और बाकी जितनी भी भैंसें होती हैं इसके अलावा तो उनका जो दुग्ध उत्पादन जो समय होता है वो 300 से लेकर 305 दिन के अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक पूछा गया है तो मैसाना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 3 आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। पूछ रहा क्वेश्चन, मुर्गियों के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है पक्षियों की बात करें तो मुर्गी में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री सेंटीग्रेड, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये मुर्गी का टेम्परेचर होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। अगर बात करें हम इसको सेंटीग्रेड तापमान, तो इस सेंटीग्रेड में अगर हम देखेंगे तो 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड में अगर बदलेंगे तो 41.1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 101 यहाँ पर दिया है, 101.5 अगर कर दें फ़ारेनहाइट में तो किसका ये टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाय का हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा भैंस का, इन दोनों का टेम्परेचर जो होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो होता है। ठीक है, 103 ये डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया है तो फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं तो इसमें हो जाएगा भेड़ में हो जाएगा। ठीक है, भेड़ के अलावा बकरी। ठीक है, बकरी का भी टेम्परेचर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं सूअर। ठीक है, इन सब का टेम्परेचर जो होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये किसका हो जाएगा? ये घोड़े का हो जाएगा। ठीक है, घोड़े का जो टेम्परेचर होता है शरीर का तापमान वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। अगर एक फार्मूला मुझे यहाँ पे मान लीजिए सेंटीग्रेड में दिया, अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इसके लिए एक सूत्र होता है C बराबर, ठीक है, F-32 अपॉन 9 × 5। ठीक है, इनसे मतलब हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जामों में देखा गया है, चाहे आप वनडे का एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तैयारी कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, उसमें भी इस क्वेश्चन को अधिकतर रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भेड़ की तरह दिखाई देने वाली बकरी की नस्ल का नाम बताना है। ठीक है, जो एकदम भेड़ की तरह ही दिखाई देती। यहाँ पे जो आप नस्ल देख रहे हैं ये आपको बताना है कि कौन सी नस्ल है, ठीक है, जो भेड़ की तरह दिखाई देती है। तो ये बकरी लेकिन भेड़ की तरह ये दिखाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से। चोकला है, जमुनापारी है, अंगोरा है या चोंगू है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगोरा। अंगोरा यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, ये बकरी है। ठीक है, ये यहाँ जो नस्ल देख रहे हैं ये अंगोरा नस्ल की बकरी है। तो ये तुर्की में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है, तुर्की या मध्य एशिया के अंदर ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये दिखाई देगी। तो इससे एक मोहेर नामक ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये ऊन आप देख रहे हैं तो ये एक प्रकार की मोहेर नामक ऊन होती है। ठीक है, मोहेर नामक ऊन जो होती है ये किससे प्राप्त होती है, ये अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है। चोकला की बात कर लेते हैं। चोकला क्या है, चोकला के बारे में जानते हैं, भेड़ की एक नस्ल है। जमुनापारी जानते हैं बकरी की नस्ल है। और चेंगू जानते हैं किसकी नस्ल है, ये भी किसकी है, बकरी की हो जाएगी। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों के बारे में एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा साइलेज उन फसलों से बनाया जाता है जिनमें होता है। ठीक है, आपको बताना साइलेज किन फसलों से बनाया जाता है जिसके अंदर किस चीज़ की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, वसा की मात्रा अधिक हो या खनिज लवण की मात्रा अधिक हो। इन चारों में से बताइए किससे आप अच्छा साइलेज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जिसमें अधिक होती है उस फसल से हम क्या करते हैं, साइलेज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइलेज बनाया हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है उन्हीं फसलों से हम साइलेज बनाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें ऐसे आ जाएंगी जिसमें हम साइलेज बना सकते हैं, जैसे मक्का। ठीक है, मक्का में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है तो इससे हम साइलेज बना सकते हैं। उसके अलावा ज्वार, ठीक है, ज्वार से भी हम अच्छी प्रकार की फसल का ये साइलेज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतर अनाज वाली जो फसलें होती हैं उसका प्रयोग हम साइलेज बनाने में करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछ रहा है भेड़ में कर्तन दांत होते हैं। ठीक है, आपको बताना है भेड़ में कर्तन दांत कहाँ पर होते हैं, केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचली जबड़े में या दोनों जबड़ों में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भेड़ का मुख है। ठीक है, तो ये दांत जो दिखाई दे रहे हैं भेड़ के दांत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल निचली जबड़ों में भेड़ के कर्तन दांत पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर ये हार्ड लेयर होती है, इनके ऊपर दांत नहीं होते हैं। अब कभी भी भेड़ का मुख खोलेंगे तो नीचे आपको दांत दिखाई देंगे। ठीक है, इस प्रकार के दांत दिखाएंगे। तो कभी कभी पूछता है कि भेड़ के जो दांत होते हैं, कर्तन दांत होते हैं, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, तो ये 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। यानी कि दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 दांतों की संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 8 दांत पाए जाते हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, सब में ये क्वेश्चन छपने वाले होते हैं। ठीक है, अधिकतर इन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ कह रहा 7, चिली ऑफ द आर्डर किस रोग का उपनाम है। ठीक है, आपको बताना है चिली ऑफ द आर्डर किस रोग का उपनाम है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं थनैला, दूसरा गलघोटू, तीसरा फिड़किया या चौथा ऑप्शन है लंगड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें और भी अन्य नाम होते हैं, इसके अभी बताने की कोशिश करेंगे हम। तो इसमें चिली ऑफ द आर्डर किस रोग का नाम है, उपनाम है, तो ये हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा थनैला। ठीक है, और थनैला को और किस अन्य नाम से जानते हैं, मेस्टाइटिस। ठीक है, मेस्टाइटिस के नाम से भी जाना जाता है या स्तन शोध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा गार्गेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गार्गेट के नाम से भी जाना जाता है या आयन का शीत। ठीक है, आयन का शीत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आयन का शीत के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ और बच्चों में कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि मतलब जो थन होते हैं, किसको थन कहा जाता है, किसको आयन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो थन होते हैं,
ठीक है। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। और ये जिसमें मिल्क निकलता है इसको क्या कहते हैं, इसको थन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो और एक चीज़ और, इसमें थैलेला जो रोग हो जाता है तो इसके पहचान करने के लिए हम किसका टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है, ठीक है। स्ट्रिप कप टेस्ट में क्या होता है, जब हम फर्स्ट दूध को निकालते हैं तो उसमें अगर दूध में छिछड़े पड़ जाते हैं तो इससे हमें ये मालूम होता है कि दूध के अंदर थनैला रोग लग गया है, ठीक है। तो इस स्ट्रिप कप के माध्यम से हम इसका थनैला रोग की जांच करते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा विटामिन है जो दूध की तुलना में दही में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इन चारों ऑप्शनों में बताइए किसमें विटामिन दूध की तुलना में दही में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विटामिन सी, ठीक है। ये विटामिन सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा किसमें, दही के अंदर आप लोग देखते हैं, ठीक है। दही में विटामिन सी की अधिक मात्रा होती है क्योंकि दही आप लोग खाते हैं तो खट्टी होती है, तो उसके अंदर विटामिन सी पाई जाती है। और बात करते हैं दूध के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी पाई जाती है, तो दूध के अंदर विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो अगर दूध में पूछता विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सी नहीं पाई जाती है, सी दही में मिलती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है सुअर का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सुअर की इमेज लगी हुई है, तो इसका आपका वैज्ञानिक नाम बताना है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। हर एनिमल का आपको वैज्ञानिक नाम याद होना चाहिए क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर के अंदर ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में सुअर का वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। इक्वस कैवेलस, सस डोमेस्टिकस या इक्वस एरिनस या ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस। तो इन चारों में से बताइए कौन सा सुअर का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सस डोमेस्टिकस जो होता है ये सुअर का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस डोमेस्टिकस या सस जो होता है इंडिकस ये वैज्ञानिक नाम होता है सुअर का। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्वस कैवेलस, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं आप इक्वस कैवेलस, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, ठीक है, इक्वस कैवेलस। उसके बाद बात कर लेते हैं इक्वस एसिनस, ठीक है। सी ऑप्शन जो देख रहे हैं तो इक्वस एसिनस ये हो जाएगा गधे का, ठीक है। बाकी ओरिक्टोलेगस कोनिकुलस ये हो जाएगा खरगोश का वैज्ञानिक नाम, खरगोश का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। ये चारों ऑप्शनों के बारे में आप याद रखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देखेंगे। चूजे ब्रूडिंग घर में किनारों की ओर किस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। ये ब्रूडिंग घर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये घर है, घर के अंदर क्या है, चूजा एक देख सकते हैं, ये चूजा एक बीच में है, बाकी चूजे कहाँ पर, किनारे पे हैं। तो यही चीज़ पूछ रहा है, चूजे ब्रूडिंग घर में किनारों की ओर किस अवस्था में यहाँ पर चले जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। अधिक टेम्परेचर पर, कम तापमान पर, सामान्य तापमान पर या कोई प्रभाव नहीं पड़ता तब। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अधिक तापमान पर क्या होते हैं, ये किनारे की तरफ हो जाते हैं। अगर ये टेम्परेचर कम रहता तो ये लाइट के पास आ जाते हैं, ठीक है। और नॉर्मल रूप से अगर टेम्परेचर रहता है तो ये पूरे ब्रूडिंग सिस्टम में, इसमें घर में पूरे रूप से फैले रहते हैं, ठीक है। हर तरफ आपको चूजे दिखाई देंगे सामान्य टेम्परेचर पर। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रूडिंग शब्द आ गया, तो ब्रूडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि कृत्रिम रूप से तापमान देना, ठीक है। कृत्रिम रूप से तापमान देना क्या कहलाता है, ब्रूडिंग कहलाता है, ठीक है। कृत्रिम रूप से तापमान देना ब्रूडिंग कहलाता है। ये वर्ड को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं अगर भारी काम करना है तो बैल को कितने दाने की आवश्यकता होगी एक बैल को। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, दूसरा है 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 3 से लेकर 4 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 1 से लेकर 2 किलोग्राम। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड वाला, 3 से लेकर 4 किलोग्राम एक बैल को दाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। भारी कार्य अगर कर रहा है तो। अगर ये मध्यम कार्य कर रहा है, ठीक है, पहले हल्का कार्य अगर कर रहा है
तो उसको दाने की आवश्यकता कितनी होगी, तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होगी। अगर मध्यम कार्य कर रहा है तो उसको दाने की आवश्यकता होगी 2 से 2.5 किलोग्राम, ठीक है, मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम, और अधिक कार्य के लिए वो हो जाएगा 3 से 4 किलोग्राम। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है चोंच छटाई, चोंच काटने को क्या कहते हैं, डिपकिंग के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। 1 माह की आयु में चूजों की चोंच ऊपर और नीचे किस अनुपात में काटना चाहिए, ठीक है। पहले क्या पूछ रहा है, ऊपर की चोंच, उसके बाद नीचे की चोंच, ठीक है, किस अनुपात में काटना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/4 अनुपात 1/8, 1/8 अनुपात 1/4, 1/8 अनुपात 1/4 या 1/4 अनुपात 1/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपर की चोंच 1/4 काटेंगे और नीचे की चोंच 1/8 काटेंगे, ठीक है। तो इसका हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मुर्गी है, इस डिपकिंग यंत्र द्वारा इसकी चोंच को काट दिया जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बकरी की वह कौन सी नस्ल है जिसकी जांघों पर लंबे घने बाल और नाक रोमन होती है, ठीक है। ये यहाँ पे बकरी अगर आप लोग पहचान रहे हैं तो बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बकरी की नस्ल है जिसके जांघों पर लंबे घने बाल पाए जाते हैं और उसकी नाक जो होती है रोमन होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बर्बरी हो गया, जमुनापारी हो गया, ब्लैक बंगाल हो गया या सिरोही हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जमुनापारी। जमुनापारी का खास पहचान होता है कि उसकी रोमन नाक होती है और उसके जांघों पर घने लंबे बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसका उत्पत्ति स्थान भी कभी कभी पूछ लेता है कि जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना जाता है। तो इटावा, उत्तर प्रदेश का इटावा जो क्षेत्र है, ये इटावा जिला जो है, ये यहाँ जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है। और एक नाम से और इसको जाना जाता है, ठीक है, इसको जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जादुई बकरी के नाम से भी जमुनापारी को खास पहचान है। और इसकी एक और पहचान आप देख सकते हैं कि इसकी जो चेहरा होता है, ठीक है, आगे वाला मुंह जो होता है ये तोते के जैसे मुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए इसको तोतापरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है मुर्गियों में चिन्हित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है। आपको बताना है मुर्गियों को चिन्हित अगर करना है तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, टेटोइंग है, दूसरा ब्रांडिंग है, तीसरा ईयर नोचिंग है, चौथा ऑप्शन है टैगिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुर्गियों बताना है चिन्हित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, यानी कि टैगिंग के माध्यम से हम मुर्गियों को चिन्हित करते हैं। और भी इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जैसे रिंगिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर टैगिंग नहीं दिया है तो रिंगिंग दे सकता है, ठीक है, रिंगिंग के नाम से भी इनको चिन्हित किया जाता है। और या तो छल्ला डालना, ठीक है, छल्ला डालना। यहाँ पे देख सकते हैं ये छल्ले हैं, इस प्रकार उनके पैर के अंदर पहना दिया जाता है। तो ये हम इसके माध्यम से हम इसको मुर्गियों को चिन्ह कर सकते हैं कि रेड है, ब्लू है या ब्लैक है। प्रत्येक अलग अलग छल्ला रहता है, क्योंकि मुर्गियों को पहचान करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस टैगिंग के द्वारा हम मुर्गियों को पहचान या चिन्हित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। 2 कुबड़, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊंट है और इसके एक कुबड़ यहाँ पर है, एक कुबड़ यहाँ पे, ये 2 कुबड़ वाला ऊंट है। आपका बताना है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है 2 कुबड़ वाले ऊंट का। तो यहाँ पे कैमेलिस ड्रोमेडेरियन, कैमेलिस बैक्टेरियन, गैलस डोमेस्टिकस या कपरा हिरकस। तो इसका चारों में से बताइए कौन से दो कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होगा जो हो जाएगा। तो 2 कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यानी कि कैमेलिस बैक्टेरियन, ठीक है, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैमेलिस ड्रोमेडेरियन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एक कुबड़ वाले ऊंट के लिए और 2 कुबड़ वाले के कैमेलिस बैक्टेरियन। और गैलस डोमेस्टिकस किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। उसके बाद कैपरा हिरकस, ये आप जानते हैं बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है कैपरा
हिरकस, ठीक है, बकरी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो चारों ऑप्शनों के बारे में हम बात कर लिए हैं। जरूर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माँ से बछड़े को अलग रखकर पालना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, विनिंग कहलाता है, दूसरा सकलिंग कहलाता है, तीसरा है नकलिंग कहलाता है, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मेरे दोस्त हो जाएगा, यानी कि माँ से बछड़े को अलग करके पालना क्या कहलाता है, ये कहलाता है विनिंग कहलाता है, ठीक है। सकलिंग में क्या होता है, माँ से बछड़े को साथ साथ रखकर पालना, ठीक है। माँ और बछड़े को एक साथ रखकर पालने की क्रिया को क्या कहते हैं, सकलिंग कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखें। नकलिंग क्या होता है, ठीक है। नकलिंग देखिए दूध दोहन की, ठीक है, दूध दोहन की एक विधि है, ठीक है। दुग्ध दोहन की एक विधि है, ठीक है, जो कि एक किस प्रकार की दोषपूर्ण विधि है, ठीक है। दोषपूर्ण विधि मानी जाती है नकलिंग जो होती है, ये आप याद रखें। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, विनिंग, ठीक है। माँ से बछड़े को अलग कर पालना क्या कहलाता है, विनिंग कहलाता है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17, निम्नलिखित में से कौन से पंच कल्याणी यानी कि पंजाबी भैंस किस नस्ल के भैंस को कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम पंच कल्याणी के नाम से जानते हैं या पंजाबी भैंस के नाम से जाना जाता है। उस भैंस की नस्ल का नाम बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, महसाना, नीली रावी, तीसरा है मुर्रा, चौथा है जाफराबादी। किसको हम पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। ये भैंस कहाँ पर पाई जाती है, पहले इसको देख लेते हैं। ये पंजाब के अंदर पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। और पंजाब में किस जगह पर पाई जाती है, ये पाई जाती है फिरोजपुर, ठीक है। फिरोजपुर जिला जो है पंजाब का, इस जगह पे ये आपको पंच कल्याणी यानी कि पंजाबी भैंस देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीली रावी को कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंच कल्याणी किसके कहते हैं, नीली रावी को कहा जाता है। पंच कल्याणी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके 5 जगह ऐसे चिन्ह होते हैं जो व्हाइट सफेद कलर के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पे पैर देख रहे हैं, पैर के निचला भाग जो होता है ये पूरा व्हाइट होता है, ठीक है। माथे का ऊपर का भाग ये भी व्हाइट कलर का होता है। पूंछ का अंतिम सिरा जो होता है ये भी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक व्हाइट कलर का यहाँ भी निशान रहता है, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के निशान होते हैं व्हाइट कलर में, इसलिए इसको पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, मेला से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, जो पशु मेले जितने भी लगते हैं उनको आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है, ठीक है। आपको बताना है श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पर्वतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, झालरापट्टन झालावाड़ में, या चौथा ऑप्शन है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का मेला लगता है जिसका नाम होता है श्री चंद्रभागा पशु मेला, ठीक है। तो ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है और कहाँ पर लगता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि झालरापट्टन झालावाड़ में ये मेला लगता है, श्री चंद्रभागा पशु मेला। बात कर लेते हैं पर्वतसर नागौर में कौन सा मेला लगता है, तो वीर तेजा जी का मेला लगता है, ठीक है। वीर तेजा जी का मेला कहाँ पर लगता है, वीर तेजा जी, ठीक है। वीर तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। ये तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। यहाँ पे एक मेला लगता है जिसको मल्लीनाथ का मेला लगता है, ठीक है। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, ये भी पशु मेला है, ठीक है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, झालरापट्टन झालावाड़। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कह रहा है, गाय की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, ठीक है। अगर इस गाय को आप पहचान रहे हैं तो आप बता ले जाएंगे कि सबसे ऊंची गाय की नस्ल कौन है, ये कौन सी नस्ल की गाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, काकरेज, दूसरा हरियाणवी, तीसरा मालवी, चौथा है साहिवाल। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांकरेज जो गाय होती है, ये गाय जो होती है सबसे ऊंची होती है, लेकिन ये भारतीय गायों में सबसे ऊंची होती है, ठीक है। ये भारतीय गायों में सबसे ऊंची गाय होती है, ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची गाय कौन सी होती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन होती है, ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है ये पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची गाय होती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, विदेशी गाय है। भारतीय पूछेगा तो कांकरेज हो जाएगी। तो इसकी एक खास पहचान होती है, सवाई चाल के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। सवाई चाल के नाम से भी जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि सवाई चाल के नाम से कौन सी गाय प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी कांकरेज गाय, ठीक है। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग बता ले जाएंगे
ठीक है, ये एनिमल हस्बेंड्री से बहुत इजी और अनुसंधान के बारे में पूछा है। तो यहाँ देखते हैं क्या पूछा है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जिसको CARI के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? हिसार, करनाल, इज्जतनगर और आनंद। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये संस्थान है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये आपको बताना है किस जगह पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इज्जतनगर में, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इज्जतनगर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर ये इज्जतनगर है जहाँ पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। अगर और भी वीडियो इसी तरीके के देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाकर उस पर प्लेलिस्ट में एनिमल हस्बेंड्री और यूपी, PGT, TGT जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं उसके अंदर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैनल का नाम लिखा हुआ है, एक बार फिर बता दे रहे हैं, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है एग्री कोचिंग बाय विकास। इस चैनल पर जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बेफलीदार हरे चारे हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, अंजन घास, दूब घास, दूसरा है मटर भूसा और चना भूसा, तीसरा ऑप्शन है गेहूं भूसा और धान की पुआल, चौथा ऑप्शन है बरसीम और ग्वार। तो इन चारों में से बताइए कौन सा बेफलीदार और हरे चारे के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अंजन घास एक प्रकार की घास है और दूब घास भी एक प्रकार की घास है। यहाँ पे घास पूछा है, ये बेफलीदार पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे भूसा जो है ये सूखा हो जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। चना जो है ये दलहनी है, ठीक है, फलीदार है, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पे भूसा दिया है, ये भी ऑप्शन हमारा कट हो जा रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए बरसीम चारा है लेकिन ग्वार जो है ये दलहनी है यानी कि फलीदार चारा है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंजन घास और दूब घास, ठीक है, ये बेफलीदार हरे चारे में आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार है। क्वेश्चन कर रहा है बिनोले, ठीक है, कॉटन सीड जिसको कहा जाता है, में पाए जाने वाले गॉसिपोल की घातकता को कम किया जा सकता है, ठीक है। एक प्रकार का बिनोले की जो खली होती है या सीड होते हैं उसके अंदर एक गॉसिपोल नामक जहरीला तत्व पाया जाता है। उसको कम करने के लिए कौन सा ऐसा उसमें तत्व मिलाएं जिसको उसको कम, उसकी मात्रा को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं, जिंक सल्फेट मिलाकर, आयरन सल्फेट मिलाकर और अरंडी का तेल मिलाकर या उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो सीड देख रहे हैं ये बिनोले का सीड है, कॉटन सीड इस प्रकार का होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हल्की हल्की रुई लगी रहती है। तो ये जो है इसको पशुओं को इसलिए दिया जाता है, इसको बिनोला कहा जाता है, भिगोने के बाद पशुओं को दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूध की मात्रा में वृद्धि होती है और फैट की मात्रा में भी वृद्धि होती है, इसलिए पशुओं को आहार के रूप में बिनोला के सीड को खिलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यानी कि आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट अगर हम इसमें मिला देते हैं तो गॉसिपोल की मात्रा उसमें क्या होती है, जो जहरीला तत्व होता है उसकी मात्रा घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन कह रहा है गाय की दुधारू नस्ल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, गिर, दूसरा है देवनी, तीसरी है राठी और चौथा है नागौरी। एक हम ट्रिक याद रखेंगे, शीशा गिरा दे, ठीक है, शीशा, ठीक है, शीशा गिरा दे। इस ट्रिक के माध्यम से हम दुधारू जो नस्लें होती हैं उनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे साहिवाल, ठीक है, साहिवाल हो गया, सिंधी हो गया, ठीक है, सिंधी हो गया, उसके बाद गिर हो गया, ठीक है। रा से एक होते हैं राठी, ठीक है, रा से हो जाएगा राठी हो जाएगा, दे से देवनी, ठीक है। ये 5 नस्लें 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 नस्लें जो हैं ये दुधारू नस्लें हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे। देवनी हो गया, राठी हो गया, गिर हो गया, सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, शीशा गिरा दे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिर, ये भी दुधारू नस्ल है, देवनी ये भी दुधारू नस्ल है, राठी ये भी दुधारू नस्ल है। यहाँ पे सी नंबर जो है दिया है नागौरी। नागौरी किस प्रकार का नस्ल है, तो ये आप याद रखेंगे भारवाही, ठीक है, भारवाही नस्ल है। नागौरी कैसी है, भारवाही। इसके जो बैल होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, तेज तरार होते हैं। तो बैलों में सबसे अच्छा बैल जो होता है नागौरी बैल ही माना जाता है। ये नागौरी इसलिए पड़ा है, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर जिला, वहाँ पर वहाँ पर क्या होता है, मेला भी, पशु मेला लगता है, ठीक है, वहाँ पर इसको अच्छे दाम पर इन बैलों को बेचा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर,
ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन ये नागौरी हो जाएगा इसमें सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 24, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है बकरी की प्रजाति इसमें से नहीं है। पहला ऑप्शन है कश्मीरी, दूसरा बर्बरी, तीसरा है बीटल, चौथा है भारवाल। इन चारों में से बताइए कौन सी बकरी की प्रजाति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भाकरवाल जो है ये बकरी की प्रजाति नहीं, ये किसकी प्रजाति हो जाएगी? ये भेड़ की प्रजाति हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर के अंदर ये भेड़ पाई जाती हैं और ये उत्तरी हिमालय क्षेत्र, ठीक है, उत्तरी हिमालय जो क्षेत्र है वहाँ पर ये अधिकतर देखने को मिलती है। ठीक है, भाकरवाल। बाकी कश्मीरी है, बर्बरी है, बीटल, ये तीनों जो वेराइटियां हैं किस्में हैं, ये बकरी की किस्में हैं और भाकरवाल जो हो जाएगी भेड़ की नस्ल हो जाएगी। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट सवाल पर। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है देख सकते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कौन सी विशेषता के आधार पर कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, कौन सी ऐसी इसकी खासियत होती है, किस खासियत के कारण इसको ऊंट को क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं। यह रेगिस्तान में बिना पानी रह सकता है। दूसरा ऑप्शन है ऊंट के मोटे होठ प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है रेतीली भूमि में सुगमता से चल सकता है। चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ इसमें चारों ही सही होगा क्योंकि यह रेगिस्तान में बिना पानी के रह सकता है। ठीक है, बिना पानी के यानी कि 10 दिन तक ये बिना पानी पिए रह सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊंट में मोटे होठ पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहने की क्षमता भी पाई जाती है। रेतीली भूमि में आसानी से यह चल सकता है। तो ये सभी हो जाएगा इसमें, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराइए। ठीक है, चलिए जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को धन्यवाद।